हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जल्दी से खाना पका कर दो, भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है। पूरा दिन तुम मेरे पीछे करती क्या रहती हो, जो तुमसे ज़रा कोई घर का काम नहीं होता। जब देखो घर में गंदगी फैली रहती है, वक्त पर खाना तक नहीं मिलता। कैसी औरत हो तुम? तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा तुम्हें। मैं हस्बे मामूल अपनी बीवी पर चिल्ला रहा था। ये तो रोज़ का मामूल था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वो कोई भी काम वक्त पर नहीं करती थी। मैं थका हारा काम से घर वापस आता तो दिल करता था कि बीवी की हाथ की गरम गरम चाय पीऊं और मज़ेदार लजीज खाना खाऊं। लेकिन घर आता तो किचन में कोई हलचल नज़र नहीं आती थी और ना ही खाना पका होता था। फैक्ट्री में पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके मैं हद से ज़्यादा थक जाता था। पैसे बचाने की खातिर वहाँ पर खाना भी नहीं खाता था। लेकिन भूख से नढाल घर पहुँचता तो खाली बर्तन मुंह चढ़ा रहे होते थे। शुरू में तो मैंने सोचा कि शायद मेरी बीवी को ये नहीं पता कि मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मेरे लिए खाना बना कर रखा करें। लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। ना तो वो टाइम पर नाश्ता देती थी और ना ही वक्त पर खाना तैयार करती थी। मैं सोचता कि चलो शादी हो गई है, अब रोज़ घर से अपना खाना लेकर जाया करूँगा और वहाँ पर मुझे ख़रीद कर नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो घर में ही खाना नहीं मिलता था, तो बाहर जाते हुए कैसे मिलता। मैं हर वक्त बीवी को लान तान करता रहता था कि तुम बहुत ही निकम्मी हो। उसमें कोई गुण नहीं था सिवाय खूबसूरती के। वो हद से ज़्यादा हसीन थी और मुझे उसके हुस्न से बहुत डर लगता था। मोहल्ले में बहुत बार मैंने ऐसी बातें सुन रखी थी कि जिन मर्दों की खूबसूरत बीवियाँ होती हैं वो ज़रूर उन्हें धोखा देती हैं। मैं वैसे भी शकी मिजाज था, इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने शुरू से ही अपनी बीवी को सख्ती से रखा। ना ही उसे घर पर मैं सजने देता था और ना ही कोई जेवर वगैरह पहनने देता था। ख़ास तौर पर पाजेब तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता था कि उसकी जेवरात की आवाज़ बाहर दूसरे मर्दों के कानों में पड़े। जब से शादी हुई थी मैंने आज तक अपनी बीवी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। मैं बचपन से ही तन्हा रहा था। बहुत छोटी उम्र में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। एक गरीब से घराने से ताल्लुक़ था। माँ बाप की वफ़ात के बाद चाचा ने ही मुझे अपने पास रख लिया। चाची एक नंबर की बदमिजाज औरत थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि चाचा मुझे अपने साथ घर पर रखें। इसलिए बहाने बहाने से वो मुझ पर कभी चोरी चकारी का तो कभी किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाती रहती थी। मैंने बहुत कम उम्री में माँ बाप को खोया था, इसलिए अकेले रहने का तो सवाल ही नहीं था। चाचा के पहले से ही 4 बच्चे थे। उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि चाची ने शुरू से उनसे कहा था कि ये तुम्हारा भाई नहीं बल्कि दुश्मन है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी, खामोशी से रहना था। सर पर कोई और छत नहीं थी। शुरू में तो चाचा ने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन चाची की बातों में आकर उन्होंने कहा कि अजहर, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर जाओगे। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। मैंने आज तक कभी काम नहीं किया था, इसीलिए सोच रहा था कि आखिर वहाँ पर कैसे जाऊँगा और किस तरह से काम करूँगा। दूसरों से सुन रखा था कि फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों पर जुल्म किया जाता है। मुझे दिल ही दिल में बहुत डर लग रहा था और यही डर मैंने चाचा के सामने जाहिर कर दिया। उनसे कहा कि चचा, मैं काम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, वो लोग मुझे मारेंगे। चाची ने गुस्से में कहा कि अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मारूंगी। आइंदा तू मुझे ज़्यादा देर घर में नज़र ना आए। क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ने का इरादा है तेरा? तेरे माँ बाप कौन सा तेरे पीछे जायदादें छोड़ कर गए हैं? बोझ है हमारे ऊपर तू। ये सब बातें मेरा दिल जला रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रही थी। चाचा अब चाची को मुझे मारने से भी नहीं रोकते थे। शायद वो भी मुझसे तंग आ रहे थे। हालांकि मुझे लगता था कि चाचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार सिर्फ दिखावे का था। उस वक्त तरस खाकर उन्होंने मुझे रख तो लिया था, लेकिन अब मुझे मुसीबत समझ रहे थे।
अगले दिन वो ज़बरदस्ती मुझे खींचते हुए फैक्ट्री ले गए और फैक्ट्री मालिक से कहा कि ये मेरा भतीजा है, आज से ये भी यहाँ काम करेगा। मालिक ने मुझे पत्थर उठाने का काम दे दिया। मैं इतना छोटा था, किस तरह से पत्थर उठाता। अगर मुझे काम करने में ज़रा सी भी देरी हो जाती तो मालिक मुझे बहुत बुरे तरीके से मारता था। घर आता तो चाची मुझसे घर के काम काज करवाती और कहती कि सारी सफाई कर। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इन सब की आदत सी होने लग गई। मैं आटा वगैरह भी गूंथता। चाची के बच्चे मज़े से बैठकर मेरा मजाक उड़ाते थे। वो अक्सर मुझे मारते भी थे और चाची उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। मुझे सोने के लिए भी थोड़ी सी जगह दी जाती थी, वो भी सहन में। सर्दियों में भी वहाँ पर ठुठरता रहता था। जो पैसे मैं कमाता था वो चाचा अपने पास रख लेता था और मुझे पूरा साल कोई कपड़े भी खरीद कर नहीं देता था। यहाँ तक कि ईद पर भी मुझे कोई कपड़े नहीं मिलते थे। ऐसा सलूक तो कभी किसी नौकर से भी नहीं किया जाता होगा जैसा मुझसे किया जा रहा था। अक्सर मैं अपनी किस्मत पर बैठकर रोता रहता था और सोचता था कि अगर अम्मा अब्बा होते तो मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता। वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे याद है कि अम्मा मुझे किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। मैं इंतहा से ज़्यादा लाडला था। अब्बा जब भी काम से फारिग होकर घर आते तो मेरे लिए समोसे लेकर आते थे, क्योंकि मुझे समोसे बहुत पसंद थे। और अब इतना वक्त बीत गया था, मैंने समोसों को तो देखा भी नहीं था। उनका जायका चखना तो दूर की बात थी, क्योंकि जब भी चाचा घर में कोई चीज़ लाता, चाची छुपाकर अंदर कमरे में ले जाकर अपने बच्चों को दे देती। मुझे तो बचा कुचा खाना मिलता था। जिस दिन फैक्ट्री से छुट्टी होती, मैं गली में खेलने जाता तो चाची फौरन से आकर मुझे मारते हुए घर के अंदर ले आती और कहती कि घर के काम कर, और लोगों से कहती कि अगर ये ख़राब हो गया तो ख़ानदान वाले तो हमें कहेंगे ना कि तुम लोगों ने ख़राब किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। दुनिया के सामने वो ऐसे जाहिर करती थी जैसे मेरी सबसे बड़ी हमदर्द हैं, और चाचा को भी यही सब पट्टियाँ पढ़ाती रहती थी। चाचा समझते थे कि वो मेरी भलाई की बात कर रही हैं, लेकिन उस जैसी औरतें तो दुनिया में नासूर ही होती हैं। धीरे धीरे मुझे उन सब से नफरत सी होने लग गई। वो मेरे मुंह से नवाला छीनकर अपने मुंह में डालने वाले लोग थे। लगता ही नहीं था कि चाचा मेरे सगे चाचा हैं। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर से भाग जाऊं और इन सब के जुल्म से मेरी जान छूट जाए, लेकिन भागकर जाता कहाँ। फैक्ट्री में सिर्फ मेरा एक दोस्त ही था। वो काफ़ी समझदार लड़का था और ज़माने की सख्तियों से अच्छे से वाकिफ़ था। मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा था, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि मैं घर से भाग जाना चाहता हूँ तो वो बोला, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, तुम भागकर मेरे पास आकर रह लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक मसला है, तुम्हारे चाचा इसी फैक्ट्री में काम करते हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें तुम नज़र ही आ जाओगे। मैंने कहा, मैं किसी और फैक्ट्री में जाकर काम ढूंढ लेता हूँ। सबसे पहले मैंने दूसरी फैक्ट्री में जाकर काम ढूंढना शुरू किया। चाची मुझ पर रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग गई थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने पक्का सोचा था कि घर से भागने से पहले मैं उसके सारे जेवरात और पैसे चुरा कर ले जाऊंगा। वैसे भी उसने सारी मेरी मेहनत के पैसे अपने कब्जे में कर रखे थे। प्लान के मुताबिक मैंने एक दिन चाची का सारा जेवर और पैसे एक बैग में डाले और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर चुपचाप घर से बाहर निकल आया और सीधा भागकर अपने दोस्त के पास आ गया। आमिर मेरा वाहिद दोस्त था जो मेरा ख्याल रखता था और जिससे मैं हर बात शेयर कर सकता था। वो मेरी सारी मुसीबतों का वाहिद गवाह था। उसने मुझे अपने घर में जगह दी और मैंने एक फैक्ट्री में काम करना भी शुरू कर दिया। जब चाचा को इस बात की खबर हुई तो फैक्ट्री में एक हंगामा खड़ा हो गया। मेरा दोस्त वहीं काम करता था। वो रोज़ मुझे आकर बताता था कि तुम्हारा चाचा बहुत गुस्से में रहता है और हर एक से पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। मैंने जिस फैक्ट्री में अब काम करना शुरू किया था वहाँ का मालिक काफ़ी अच्छा था और बहुत अच्छे से पेश आता था। मुझे महीने की अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी और मैं उनसे बहुत से पैसे बचा कर रखता। मैं और मेरा दोस्त मिलकर घर का किराया देते थे
और बाकी चीज़ों के भी आधे आधे पैसे बांटते थे। उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, मेरी तरह वो भी अकेला ही था। जब से मैं फैक्ट्री और घर छोड़कर भागा था, मेरे चाचा मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि मैं चाची का जेवर और पैसे लेकर भागा हूं। मुझे ढूंढते ढूंढते एक दिन चाचा आमिर के घर पर पहुंच ही गए। साथ में चाची भी थी। उस वक्त मैं और आमिर दोनों घर पर थे। आज छुट्टी थी, इसलिए हमारा इरादा बाजार जाने का था। अभी हम नाश्ता करके फारिग ही हुए थे कि बाहर दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। इतनी ज़ोर से दरवाज़ा आखिर कौन बजा रहा होगा? आमिर बोलता हुआ दरवाजे पर गया और जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा और चाची को खड़े देखा। मुझसे कहा कि तुम्हारे चाचा और चाची आए हैं। मैं फ़ौरन से परेशान हो गया। चाची जैसी चुड़ैल मुझे बहुत ही बुरी लगती थी। मुझे देखते ही फ़ौरन अंदर आ गई और कहने लगी, तूने मेरा सारा जेवर चुराया है, पैसे चुराए हैं, अब यहाँ छुप कर बैठा है, सब लेकर भाग गया। तू जल्दी निकाल, मुझे वापस कर, वरना मार मार कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी। वो हमारा सामान उलटने पलटने लगी थी। तभी आमिर को गुस्सा आया और उसने कहा कि ओ बीबी, ये सब हरकतें अपने घर में करना, ये मेरा घर है और मेरे दोस्त को हाथ लगाने का सोचना भी मत, वरना तेरा हाथ तोड़कर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। और चाचा और चाची को उसने धमका कर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। जिंदगी में पहली बार कोई मेरे लिए खड़ा हुआ था। वो मेरा बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त था, हमेशा मेरी मदद करता था। पहले उस जहन्नुम जैसे घर से उसने मुझे बाहर निकलवाया और अपने पास रखा, और अब चाचा और चाची से भी बचाया। मैं उसका जितना शुक्रिया अदा करता कम था। लेकिन उसने मुझे कहा, पागल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्तों के बीच ये शुक्रिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और देखना, अब वो दोनों वापस नहीं आएंगे। दोबारा तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो ये सामान समेटते हैं और उसके बाद बाजार के लिए निकलते हैं। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेते हैं। तुम्हें तो अपनी कोई परवाह नहीं है। अरे अपने लिए कमाते हो तो खुद पर खर्च भी किया करो। इतने पैसे जमा करके करोगे क्या? आखिर उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठा। फिर वो मुझे साथ लिए बाजार आ गया और अपनी पसंद से ज़बरदस्ती मुझे बहुत से कपड़े खरीद कर दिए। अभी हम शॉपिंग कर रहे थे कि तभी अचानक उसका टाकरा एक लड़की से हुआ। वो लड़की भी वहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आई हुई थी। आमिर यकटक उसे देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ, आखिर किन ख्यालों में खो गए हो? तो उसने कहा, ये लड़की तो मेरा दिल लेकर चली गई है। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो बोला, तुम नहीं समझोगे, चलो अब घर चलते हैं। हम थोड़ा बहुत घूम फिर कर घर आ गए और वो अगले कई दिन तक उसी लड़की की बातें करता रहा। मैंने उसे बहुत समझाया कि ना जाने वो कौन लड़की थी, दोबारा कभी मिले या ना मिले, तुम क्यों उसके लिए पागल हुए जा रहे हो। लेकिन एक दिन फिर वो हमसे टकरा गई और अब की बार तो आमिर ने उससे बात की। उसका नाम लैला था और वो खूबसूरत भी थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन अदाएं काफ़ी दिखा रही थी। आमिर से बात करते करते वो बार बार मुझे देख रही थी। मुझे उसकी नज़र अजीब लगी, इसलिए वहाँ से हट गया। आमिर मेरे पास आया और कहने लगा, देख, मैंने उससे उसका नंबर और एड्रेस भी ले लिया है, ये पक्का तेरी भाभी बनेगी, मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैंने कहा, एक बार फिर से सोच ले, वरना ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। वो बेफिक्री से बोला, नहीं यार, बस वो दिल को छू गई है। अब अगले कई दिन तक वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। रोज़ आमिर मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ बताता था और मैं उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर उसके लिए दिल ही दिल में दुआएं करता कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन उस लड़की में मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था। अगर आमिर के सामने ये सब कहता तो वो नज़रअंदाज कर देता। आहिस्ता आहिस्ता उसने उसे तोहफे भी देना शुरू कर दिए। एक दिन उसने मुझसे कहा कि देख, अब मैं शादी करना चाहता हूँ। हमारा कोई जानने वाला तो है नहीं, इसीलिए रिश्ता लेकर तुझे ही मेरे साथ जाना पड़ेगा। उसने अपने घर में बात कर ली है, बस हमें रस्मी तौर पर वहाँ जाना है। वो लोग वैसे भी राज़ी हैं। मैं आमिर के साथ उसके घर चला आया। वो कोई बहुत अमीर नहीं थे, बल्कि गरीब से लोग थे।
लेकिन सब के सब दिखने में लालची लग रहे थे। मैंने आमिर से कहा कि दोबारा सोच लो, तुम यहाँ पर शादी करना चाहते हो। तो वो बोला, यार सोचने की क्या बात है, मैंने 1000 बार सोच लिया है, मैं यहीं पर शादी करूँगा। लेकिन तुम बार बार मुझसे यही बात क्यों कह रहे हो? उसके कहने पर मैं खामोश हो गया। यूं ये रिश्ता पक्का हो गया। कुछ दिन बाद शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। एक दिन आमिर ने मुझसे कहा कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। मैंने जब उससे वजह पूछी तो बोलने लगा, मेरी होने वाली बीवी और मैं, हम यहाँ से दूर जाकर शादी करेंगे। उसके घर में कुछ मसला हो गया है जिसकी वजह से वो ये रिश्ता नहीं रखना चाह रहे। देखो, मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे हर हाल में उससे शादी करनी है। मैं दूसरे इलाके में चला जाऊंगा और किसी से राब्ता नहीं रखूंगा। वहां पहुंचकर तुम्हें इत्तला दे दूंगा। यूं अचानक से आनन फानन उसके चले जाने के फैसले ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो प्यार में पागल हुआ था, इसलिए मना कर दिया और कहा कि मुझे मत रोको। शादी की तैयारियां वैसे भी मुकम्मल थीं। उसने अपनी और अपनी मंगेतर के बस के टिकट करवाए और सामान लेकर चला गया। वो कहाँ जा रहा था मैं नहीं जानता था। एहतियात के तौर पर उसने किसी को भी नहीं बताया था। मैं उससे वैसे भी ज़्यादा सवालात नहीं करता था। ये घर किराए पर था और अब से मेरी मलकियत था। वो कोई सामान भी नहीं लेकर गया था। उसने कहा कि ये सब कुछ अब तुम्हारा है, लेकिन हकीकत में तो मुझे चीज़ें नहीं चाहिए थी। उसके जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आमिर के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि अपना ख्याल कैसे रखूँगा। कुछ दिन तो मुझे घर काट खाने को दौड़ता था, लेकिन उसके बाद मुझे आदत पड़ गई। वो मुझे ये नहीं बताकर गया था कि वो कहाँ जा रहा है। बस उसने कहा था कि उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी है। वो लड़की उसके लिए जैसे सब कुछ बन गई थी। कभी कभी मैं सोचता था कि क्या वाकई में प्यार अंधा होता है, क्योंकि आमिर का दीवानापन तो मैंने खुद देखा था। वो उससे बहुत प्यार करता था। वो दोनों वहाँ से चले गए। कभी कभी वो मुझसे राब्ता कर लेता था। 1-2 बार उसने फ़ोन किया था और अपनी खैरियत का बता दिया। बस इतना सा ही राब्ता रह गया था हमारे बीच। वक्त गुजरता गया और मैं फैक्ट्री में मजदूरी करता रहा। मालिक ने जब देखा कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि कुछ वक्त बाद मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, लेकिन साथ में तुम्हारा काम भी बढ़ेगा। मैं खुश हो गया कि चलो मुझे प्रमोशन तो मिल रहा है। आगे जाके मैं मज़ीद मेहनत से काम करूंगा तो मुझे शायद अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया जाए। हो सकता है कि फैक्ट्री का मैनेजर ही बना दिया जाए। यही ख्वाब देखते मैं मेहनत से काम करने लग गया। अब तक मैं अकेला ही था और आसपास मुझे और कोई जानता भी नहीं था। बस अपने दोस्त की कमी मुझे महसूस होती थी। एक दिन आमिर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अब तू भी शादी कर ले, कब तक अकेला रहेगा। लेकिन मैंने कहा, मैं शादी कैसे करूँगा, मेरे तो कोई घर वाले भी नहीं हैं और वैसे भी मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। उसने कहा, तुम क्यों परेशान होते हो, मैं कोई लड़की ढूंढता हूँ ना। अगले हफ्ते मैं शहर आ रहा हूँ और तुमसे मिलूँगा भी। मैं खुश हो गया कि चलो वो वापस आ रहा है, और वादे के मुताबिक अगले हफ्ते ही वो वापस आया। लेकिन उसके साथ उसकी बीवी भी थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं था उनके आने पर। हम दोनों पूरा दिन बाहर घूमते और अच्छा वक्त गुजारते थे। इतने दिन बाद हमारी एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। उसने मुझसे कहा कि चलो अब तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढते हैं। मैं वहाँ पर परेशान रहता हूँ कि तुम अकेले कैसे रह रहे होगे। देखो, कब तक अकेले रहोगे। घर के काम काज के लिए और घर को संवारने के लिए किसी लड़की का होना ज़रूरी है। अब तुम शादी कर लो। जब उसने मुझसे शादी की बात की तो मैंने सर झुका दिया। मैंने कहा, ठीक है, जिस लड़की को तुम पसंद करोगे मैं उससे शादी कर लूँगा। मेरी अपनी कोई भी पसंद नहीं है, बस अच्छी औरत होनी चाहिए। उसी दिन से उसने एक रिश्ते वाली से बात की और लड़की ढूंढने के लिए कह दिया। उसे मेरे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हुआ था। उसकी बीवी का रवैया मुझे बहुत ही अजीब लगता था। जब भी उसका शौहर किसी काम में मसरूफ़ होता तो वो मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखा करती थी।
शुरू में तो मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि उसकी नज़रें ठीक नहीं हैं और वो हर वक्त मुझे बहलाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन वो मेरे दोस्त की बीवी थी। मैं कैसे नज़र उठाकर उसे देख सकता था? एक दो बार तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ने की कोशिश की, जिसे मैंने गुस्से से छुड़ा लिया। आखिर अपने दोस्त से क्या कहता कि तुम्हारी बीवी ऐसा कर रही है? हो सकता है कि वो मुझ पर ही शक करने लग जाता। लेकिन एक दिन तो हद हो गई थी। वो जानबूझकर मेरे कमरे में घुस गई। मैं उस वक्त कपड़े बदल रहा था। उसे यूं अचानक अपने कमरे में बिना इजाज़त के अंदर देखकर मैं हैरान रह गया और गुस्से से उससे कहा कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारे शौहर को सब बता दूंगा। तो वो बोली, छोड़ो ना, मेरा शौहर तो है ही बदसूरत, लेकिन तुम कितने खूबसूरत हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मुझ में क्या कमी है जो तुम मेरी तरफ एक निगाह उठाकर भी नहीं देखते हो? मैंने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। वो रोती हुई वहां से चली गई और फिर अगले कई दिन तक मुझे दोबारा नजर नहीं आई। वो खामोश खामोश रहती थी। शुक्र था कि बला तो सर से टली थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने एक लड़की ढूंढ ली। मैंने उसे मना किया। मैंने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। दरअसल मेरा शादी से दिल ही उठ गया था। मुझे लगा कि मैं जिससे भी शादी करूंगा वो ऐसी ही औरत होगी, दूसरे मर्दों को लुभाने वाली, और शायद खूबसूरत लड़कियां ऐसी ही होती हैं। उससे अच्छा है कि बंदा शादी ही ना करे। दोस्त वापस चला गया तो मैं दोबारा से अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। औरत के लिए पहले ही चाची को देखकर मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई थी, और अब उस लड़की की हरकतें देखने के बाद तो मैं बिल्कुल ही मुतनफ्फिर हो गया था। मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत थी जो मेरा ख्याल रखती थी। अक्सर कुछ न कुछ पकाकर मुझे दे जाती थी। वो भी मुझसे कहने लगी, बेटा तुम शादी कर लो, कब तक यूं अकेले रहोगे? लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे इसरार करती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो। मैंने कहा जब मुझे करनी होगी मैं कर लूँगा। मुझे बिना बताए उन्होंने लड़की ढूंढना शुरू कर दी और बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें मेरे सामने ला कर रखीं। लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मुझे हरगिज़ शादी नहीं करनी। जब करनी होगी तो मैं खुद ही लड़की ढूंढकर शादी कर लूँगा। मेरे दो टोक जवाब पर वो खामोश हो गई। उस दिन के बाद से उन्होंने मुझसे शादी के लिए जिद करना बंद कर दी थी। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। मैं अपनी बीवी को घर से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा और उस पर हर वक्त नज़र रखूंगा ताकि वो किसी से बातचीत ना करे। इसी तरह मैं शादी भी कर लूँगा और मेरा घर भी बस जाएगा। यही सब सोचकर मैंने एक रिश्ते वाली से बात की और शादी के लिए लड़की ढूंढने का कहा, और उसे अपनी शर्त बता दी कि लड़की बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, किसी गरीब घराने की हो, ज़माने के बारे में ज़्यादा जानती ना हो। मेरी शर्तें सुनकर वो औरत अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन जब मैंने उसे अच्छे खासे पैसे दिए तो वो खामोश हो गई। कुछ दिन बाद वो रिश्ता लेकर मेरे पास आई। उनमें से एक लड़की मुझे बहुत मासूम नजर आई तो मैंने उसके लिए हाँ कर दी। मोहल्ले में मिठाई बांटी और कहा कि मैं रिश्ता करने जा रहा हूँ। बूढ़ी अम्मा को साथ लेकर मैं रिश्ते के लिए आ गया। मैंने मिठाई पहले इसलिए बांट दी थी क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि ये रिश्ता लाजमी पक्का हो जाएगा। जब हम रिश्ता लेकर गए तो वो घर बहुत छोटा सा बना हुआ था। बहुत गरीब थे। मैं खुद कौन सा अमीर था, इसीलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं था। उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे और वो अपनी खाला के पास ही पली बढ़ी थी। मैंने शुक्र किया कि बाद में बार बार अपने मैके जाने का बहाना नहीं बनाएगी। वहीं बैठे बैठे मैंने रिश्ता भी पक्का करवा दिया और कहा कि अगले हफ्ते शादी के लिए आ जाऊंगा। मेरा यूं रूखा फीका सा रवैया देकर बूढ़ी अम्मा ने मुझे डांटा तो सही, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। आगे वो लोग भी हथेली पर सरसों जमाने के लिए तैयार बैठे थे। फौरन से राजी हो गए। मैंने शादी की थोड़ी बहुत तैयारी की और नया जोड़ा खरीद लिया और अगले हफ्ते ही मोहल्ले के कुछ लोगों को साथ ले जाकर निकाह कराया। लड़की से मैंने अभी तक
बराह रास्त कोई बात नहीं की थी, लेकिन मुझे वो बहुत ही शरीफ और मासूम लग रही थी। वहाँ पर सब लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे थे कि वो बहुत अच्छी और भोली भाली लड़की है, लेकिन मुझे उसके जाल में हरगिज़ नहीं फंसना था। दिखने में भी वो बहुत हसीन थी। रुखसत करा के मैं उसे घर ले आया और मेहमानों से कहा कि बहुत हो गया है, अब अपने अपने घर जाओ। मेरी इस बेरुखी पर सबको गुस्सा आया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस रश में कोई मर्द मेरी बीवी को देखे और उसे फ्री होने की कोशिश करे। इसीलिए जल्दी जल्दी सबको खाना खिलाकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अंदर कमरे में आया तो वो बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे बात करना शुरू की और कहा कि देखो, इस घर में और कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं रहता हूँ। आस पड़ोस के लोगों से फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। बस बूढ़ी अम्मा हमारे घर आती जाती हैं, उनके अलावा घर पर कोई नहीं आ सकता। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो तुम मुझसे कह सकती हो। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, और मेरी इजाज़त की बग़ैर तो हरगिज़ भी नहीं। अपने घर वालों के पास भी जाकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें बस सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना है। सुबह के वक्त मैं फैक्ट्री के काम के लिए निकल जाता हूँ और शाम में वापस आता हूँ। तुम्हें पूरा वक्त सिर्फ मेरा इंतज़ार करना है और घर के काम काज करने हैं, और बनने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेकअप की हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब बोलकर मैं चुपचाप लेट गया, ये देखे बिना कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। वो बैठकर आंसू बहाती रही, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे लग रहा था मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। यही सोचकर मैं आराम से सो गया। अगली सुबह उठा तो बीवी से कहा कि मुझे नाश्ता बना कर दो। वो अभी तक रात वाले कपड़ों में बैठी हुई थी। उठकर उसने कपड़े वगैरह तब्दील किए और नाश्ता बनाने लगी। उसका बनाया हुआ नाश्ता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने गुस्से में उठाकर प्लेट फेंक दी और कहा कि तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता? क्या किसी ने कुछ सिखाया नहीं है? घर के सारे काम अब से तुम ही करोगी। मैं कोई नौकर रखने वाला नहीं जो काम करेगा। फिर मैंने देखा उसके हाथ में चूड़ियाँ थीं, जिनकी खनक पूरे घर में सुनाई दे रही थी। मैंने गुस्से से वो चूड़ियाँ तोड़ दी और कहा कि मैंने तुमसे कल क्या कहा था? तुम्हें किसी भी जेवर की ज़रूरत नहीं है, सब उतार कर रख दो। आज के बाद अगर तुमने कुछ पहना तो मैं तुम्हें बहुत बुरा मारूंगा। किसी से बात करने की कोशिश भी मत करना, ना ही किसी मर्द से फ्री होना। हर चीज़ घर पर आ जाया करेगी। बहाने से घर से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। मैं ताला लगाकर घर से जाऊंगा। अब मुझे फैक्ट्री जाना है। जब मैं वापस आऊं तो पूरा घर साफ सुथरा होना चाहिए और खाना भी बना होना चाहिए। ये कहकर मैं बाहर से ताला लगाकर निकल गया। पूरा दिन फैक्ट्री में मेरा ध्यान घर पर ही लगा रहा था कि कहीं मेरी बीवी किसी और से बात न कर रही हो। लेकिन मैं तो उसे बंद करके आया था, तो वो कैसे किसी और से बात कर सकती थी? उसके पास तो फ़ोन भी नहीं था और घर में भी मैंने कोई फ़ोन नहीं लगवाया हुआ था। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गया। सब लोग मुझे कह रहे थे कि शादी वाले दिन ही तुम ऑफिस आ गए, रात को ही तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन छुट्टी कर लेते। मैंने कहा मुझे छुट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यूं ही सबसे उखड़ा उखड़ा रहता था। आमिर को फ़ोन करके मैंने बता दिया था कि मैं शादी कर चुका हूँ। वो बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि मुझे अपनी शादी में बुलाया भी नहीं। आखिर कैसे दोस्त हो? मैंने उसे माजरत कर ली और कहा कि मैंने जल्दी में शादी की, इसलिए बुला नहीं पाया, लेकिन एक दिन दावत ज़रूर रखूँगा, तुम आ जाना। वो बोला शादी तुम्हारी हुई है तो दावत मुझे देनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी दूर नहीं आ सकता हूँ, तुम ही आ जाना, हम मिलकर दावत कर लेंगे। वो बोला ठीक है, जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं आ जाऊँगा। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि वो वाकई में ना आ जाए, और उसको शादी पर भी मैंने एक वजह से नहीं बुलाया था कि कहीं उसकी बीवी अगर साथ आई तो मेरी बीवी को ना बिगाड़ दे। बस इसी डर से मैंने अपने अजीज़ दोस्त को शादी वाले दिन भी नहीं बुलाया, और अब मैं नहीं चाहता था कि वो दावत के लिए भी आए। मैं वैसे भी किसी से मिलता जुलता नहीं था
और बीवी को भी किसी से मिलने नहीं देता था। 2 दिन बाद वलीमा था। मैंने मोहल्ले के मुख्तसर लोगों को वलीमे में बुलाया और फौरन से बीवी को अंदर ले गया। किसी को उसकी शक्ल भी नहीं देखने दी। बूढ़ी अम्मा मेरे साथ ही रहती थी। वो मुझसे कहती कि अपनी बीवी को इतना संभाल के रखो, वो खूबसूरत है, लेकिन तुम हर वक्त उसे दूसरों से छुपाते रहते हो। मैंने कहा मुझे लोगों पर भरोसा नहीं है और मेरी बीवी हसीन है। अगर किसी की बुरी नज़र उस पर पड़ गई तो यूं रोज़ाना मैं अपनी बीवी को ताला लगाकर बंद करके जाने लगा। फैक्ट्री में बहुत से दोस्त ये कहते थे कि तुम अपनी शादी की दावत कब दोगे और बीवी से कब मिलवाओगे। तो मैं आगे से कह देता कि मेरी बीवी बहुत पर्देदार है, वो किसी गैर मर्द से नहीं मिलती और दावत में तुम लोगों को यहीं पर दे दूंगा। मेरे 2 टोक जवाब पर वो सब खामोश हो गए और दोबारा मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। सब मुझे जानते थे और मेरे मिजाज को भी। मुझे हरगिज़ पसंद नहीं था कि मेरी बीवी दूसरों से मिले और ये बात मैंने साफ साफ जता दी थी। लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा परेशान भी था क्योंकि वो हद से ज़्यादा लापरवाह थी। मैं उसकी ज़रूरत की हर चीज़ उसे घर पर ला देता था, लेकिन फिर भी घर हमेशा बिखरा बिखरा रहता था। मेरी बीवी मेरा कोई काम वक्त पर नहीं करती थी, ना ही घर की सफाई सुथराई करती थी। न जाने मेरे पीछे क्या करती रहती थी। बेशक मैं उसको बंद करके जाता था, लेकिन जब वापस आता तो मुझे उस पर बहुत शक होता था। वो मुझसे बहुत कम बात करती थी और मैं भी उसे मुखातिब नहीं करता था। खाना भी वो मज़े का नहीं बनाती थी, अक्सर मुझे खुद ही बनाकर खाना पड़ता था और जब तक उसके आगे खाना ना रखो वो नहीं खाती थी। अगर कहीं मर वर गई तो मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम आ जाएगा। इस डर से मैं ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाता था। बूढ़ी अम्मा मुझसे कहती कि तुम अपनी बीवी को ताला लगाकर बंद करके चले तो जाते हो, लेकिन क्या फ़ायदा इतनी एहतियात करने का। पीछे वो अपनी मर्जी ही करती रहती है और तुम्हारी इज्जत का रोज़ ही तमाशा बना कर रखती है। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। उस दिन मैं जल्दी ऑफिस से वापस आ गया था। तभी वो मुझे घर के बाहर मिल गई। मुझसे कहने लगी, तुम आजकल देर से वापस क्यों आ रहे हो? मैंने कहा काम बढ़ गया है, इसीलिए मैं उसमें मसरूफ़ रहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी बीवी की भी कोई खैर खबर रखा करो। शादी करके ले आए हो तो क्या मतलब, उसकी खबर नहीं रखोगे? मैंने आगे से सवाल किया, क्यों, क्या हो गया है मेरी बीवी को? जिस पर वो बोली, तुम तो पूरे मोहल्ले में ये जताते हो कि तुम अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते हो और उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन तुम्हारी इन तमाम कोशिशों के बावजूद वो अपने मकासद में कामयाब हो ही जाती है। बेशक तुम उसे कैद करके जाते हो, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तुम्हारी इज्जत ही रोनती है। उनकी बातें सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया और मैंने कहा कि वो ऐसी नहीं है, आप अपने काम से काम रखें और आइंदा मेरे घर के बारे में ऐसी बातें मत करना। उन्हें तो मैंने जवाब दे दिया था। वो बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई, लेकिन मेरा अपना दिल मज़ीद वसवसों में घिर गया। मैं रोज़ उसे ताला लगाकर अंदर बंद करके जाता था और अपनी बीवी को किसी से मिलने भी नहीं देता था। फिर वो आखिर कैसे मेरी इज्जत खराब कर रही थी, इस बात की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मैंने अपनी बीवी से इस बारे में बात की और कहा कि मेरे पीछे तुम पूरा दिन करती क्या हो? तो वो डरते डरते बोली कि कुछ भी नहीं, मैं बस घर के काम ही करती हूँ। मैंने कहा, तुम घर के काम कहाँ करती हो? पूरा दिन तो घर बिखरा रहता है, खाना भी तुमसे बनता नहीं है, ये सब तो मैं ही आकर करता हूँ। तुमसे शादी करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो वो खामोश हो गई। उस दिन मैंने सख्ती से उससे बात की कि आइंदा मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में कोई बात ना करें। अगर मुझे शिकायत मिली तो मैं तलाक देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। तो वो रोने लग गई और कहने लगी, नहीं, आप मुझे तलाक मत देना, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसके रोने पर मैं खामोश हो गया। मैं बहुत उलझा उलझा रहने लग गया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। जब से बूढ़ी अम्मा ने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी इज्जत खराब करती है, तब से मैंने बहुत एहतियात करना शुरू कर दी थी।
लेकिन मुझे अपनी बीवी में कोई गलत बात नज़र नहीं आ रही थी। वो तो हमेशा मुझे मासूम ही नज़र आती थी। ना ही वो किसी मर्द से बात करती थी और न घर से बाहर निकलती थी। यहाँ तक कि मैं उसे छत पर जाने से भी रोक देता था। छत के दरवाजे को भी मैंने ताला लगा रखा था और ताले की चाबियां मेरे पास होती थीं। घर में दाखिल होने की और कोई जगह नहीं थी, तो आखिर ऐसी क्या बात होगी जो वो मुझसे ऐसे बोल रही थी। यही सब सोचते हुए एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं छुपकर अपनी बीवी पर नज़र रखूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि असल राज क्या है और मेरी बीवी पूरा दिन घर पर करती क्या है। एक दिन मैंने फैक्ट्री से छुट्टी ली और बीवी को नहीं बताया कि मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ। सुबह उठकर मैंने खुद ही नाश्ता वगैरह बनाया और मामूल की तरह तैयार होने लगा। बीवी अंदर कमरे में थी। मैंने घर के बैरूनी दरवाजे पर ताला लगाया और खुद घर में ही छुप गया, ताकि बीवी को लगे कि मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ। थोड़ी देर तक तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर लगा शायद वो उठ गई है। काफ़ी वक्त गुजर गया। मैं एक ही जगह छुपकर बैठा हुआ था। तभी मुझे घर के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। मेरी बीवी की ही आवाज़ थी वो अकेली बैठकर क्यों हंस रही थी? घर में तो कोई टीवी वगैरह भी नहीं था कि जिसे देखकर वो हंस रही हो। मुझे लगा बूढ़ी अम्मा सच ही कह रही होगी। ज़रूर वो किसी से बातचीत कर रही होगी। मैं फौरन से ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया और चुपके से जैसे ही कमरे में झांका तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और ख़ुद से बातें कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं समझ गया कि वो अपने आप से बातें कर रही है। वो खुद की तारीफ़ कर रही थी और कह रही थी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और न जाने क्या क्या। और तभी मेरे सामने ही वो रोने लग गई। हंसते हंसते अचानक से वो रो पड़ी थी। मैं परेशानी से उसके करीब आया। मुझे देखकर वो फौरन से डर गई। मैंने उसे कहा कि तुम यूं खुद से बातचीत क्यों कर रही हो? वो बिना जवाब दिए जाने लगी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आज पहली बार मैंने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन उसने हाथ छुड़ा लिया और वहां से निकल गई। मैं जो इतने दिन से उसके ऊपर शक कर रहा था, शायद मैं गलत था। मुझे उससे बात करनी चाहिए। उन्हीं दिनों आमिर का फ़ोन आया। वो बहुत परेशान था। उसने मुझे बताया कि उसकी बीवी उसे धोखा देकर भाग गई है। वो चंद दिन में वापस आ रहा है। कुछ दिन बाद वो वापस आया और मेरी बीवी और मुझसे मिला। मुझे कहने लगा, यार तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी औरत है, तुम ख्वामख्वाह उसके ऊपर शक करते हो। देखो मुझे तजर्बा है। लैला सबसे बातचीत करती थी, फिर भी मैंने उसका एतबार किया। शुरू से ही वो ऐसी औरत थी, मर्दों का दिल लुभाने वाली। लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत अलग है, तुम्हें चाहिए कि इसकी कदर करो। उस दिन के बाद से मेरी ज़हनियत बदल गई और मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे से पेश आना शुरू कर दिया। उसने मुझे बताया कि बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए थे और खाला ने उसे पाला था, लेकिन पालने के नाम पर टॉर्चर ही किया था। वो हसीन थी, इसीलिए लड़कों से हमेशा उसे दूर रहना पड़ता था, क्योंकि सब उस पर बुरी नज़र डालते थे। यहाँ तक कि उसकी खाला ने भी। आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई में रहना उसने सीख लिया और ख़ुद से ही बातें करती थी। ज़िंदगी उसके ऊपर तंग हो चुकी थी। जब शादी हुई तो सोचा कि एक अच्छा शौहर होगा जो मुझे चाहेगा, लेकिन यहाँ पर भी ऐसी ज़िंदगी मिली तो मैं बिल्कुल ही नफ्सियाती तौर पर ख़त्म होकर रह गई थी। मैंने उसे उम्मीद दिलाई कि अब तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। मैंने जो गलतियाँ की हैं उसकी तलाफ़ी ज़रूर करूँगा, और उस बूढ़ी अम्मा से भी जाकर कहूँगा कि आइंदा मेरे घर के मामलात में दखल मत देना। अब मैं अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कभी कभी हमें दूसरों पर शक करने की बजाय उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।
बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।